लोगों के शरीर में जानबूझकर खतरनाक वायरस और बैक्टीरिया इंजेक्ट किया गया था। इन्हें जानबूझकर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज से इन्फेक्ट किया गया था और बाद में उनके शरीर को काट कर उन पर होने वाले इफेक्ट को स्टडी किया गया था। और इस पूरे एक्सपेरिमेंट के दौरान जापान इतना पागल हो चुका था कि वह गर्भवती महिला, बच्चे, बूढ़े किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ रहा था। एक रिपोर्ट की माने तो इस एक्सपेरिमेंट में लगभग 5 लाख लोगों की हत्या कर दी गई थी। लेकिन अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये सब की शुरुआत कहां से हुई? क्यों जापान एक बायोलॉजिकल वीपन बना रहा था और कैसे अंत में अमेरिका पर इस बायोलॉजिकल वीपन के इस्तेमाल की प्लानिंग उसके लिए घातक साबित हुई? इन्हीं सारे सवालों के जवाब हम आज इस वीडियो के अंदर जानेंगे और साथ यह भी जानेंगे कि आखिर कैसे अंत में जिसको खत्म करने के लिए ये एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था, अमेरिका खुद इस पूरे घटना पर पर्दा डालने में जापान की मदद क्यों और कैसे की। इस पूरे घटना की शुरुआत साल 1918 में होती है, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जीतने के बाद इंपीरियल जापान ऐसे हथियार बनाने की फिराक में होता है जिससे कि आने वाले वॉर में वह दुश्मनों के छक्के छुड़ा सके। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ने के बाद उन्हें अंदाजा हो जाता है कि मानो न मानो आने वाले समय में फिर से उन्हें किसी न किसी वॉर का हिस्सा बनना पड़ सकता है और ऐसे में अगर उनके पास कोई ऐसा हथियार हो जो मास डिस्ट्रक्शन कर सके तो वो आसानी से उस वॉर को जीत सकते हैं। अब एक तरफ जहाँ जापान किसी एक ऐसे शख्स की तलाश कर रहा था जो उनके लिए ये सारे रिसर्च कंडक्ट कर सके, वहीं दूसरी तरफ शिरो इशी नाम का एक मेडिकल स्टूडेंट जापानी इंपीरियल आर्मी का हिस्सा बन जाता है। वह ऐसे तो आर्मी में होता है लेकिन पेशे से वह एक सर्जन और एक होनहार मेडिकल नॉलेज रखने वाला स्टूडेंट होता है। वह जापानीज आर्मी में काफी अच्छा प्रदर्शन करता है और कुछ ही समय में इसमें एक ऊंचा रैंक हासिल कर लेता है। इसी बीच जिनीवा कन्वेंशन के तहत साल 1925 में बायोलॉजिकल वीपन बनाने पर बैन लगा दिया जाता है, जिससे जापान का स्पेशली बायोलॉजिकल वीपन बनाने का सपना चूर चूर हो जाता है। वह ये कन्वेंशन मान तो लेते हैं लेकिन अंदर ही अंदर वह इससे बचने का रास्ता तलाशने लगते हैं। वह यह मानने लगते हैं कि जरूर बायोलॉजिकल वीपन बहुत ही खतरनाक होता होगा, इसीलिए इस पर बैन लगाया जा रहा है। उधर शिरो इशी, जो कि अब तक बायोलॉजिकल वीपन और बायोलॉजिकल वॉरफेयर से जुड़े सारे जानकारी हासिल कर चुका होता है, वह जापानीज गवर्नमेंट से बायोलॉजिकल वीपन पर रिसर्च करने और उससे मैन्युफैक्चर करने की परमिशन देने की रिक्वेस्ट करने लगता है। और इस दौरान वह जापानीज चेन ऑफ कमांड को इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए मना भी लेता है और यहीं से शुरू होती है जापान की सबसे डार्क और क्रूएल एक्सपेरिमेंट की। जापानीज गवर्नमेंट को इम्प्रेस करने और मनाने के बाद शिरो डिपार्टमेंट ऑफ इम्यूनोलॉजी की स्थापना करता है, जिसका मकसद जापानी सेना को बीमारियों से बचाना होता है। इस डिपार्टमेंट के अंदर में रहकर शिरो शुरुआत के दौर में एनिमल पर सारे रिसर्च करता है और तो और उनमें यह एक्सपेरिमेंट सफल भी होता है, जिसके बाद वह जापानीज गवर्नमेंट से यह एक्सपेरिमेंट इंसानों पर करने की परमिशन मांगने लगता है। लेकिन जापानीज गवर्नमेंट उसे साफ मना कर देती है। वो नहीं चाहती थी कि इस एक्सपेरिमेंट के कारण उनके देश के लोग ही उनके देश में मारे जाएं। लेकिन शिरो को यह एक्सपेरिमेंट करने का मौका तब मिल जाता है जब जापान सितंबर 1931 में चीन को मंचूरिया पर हमला करके साल 1932 में उस पर कब्जा जमा लेता है। अब क्योंकि मंचूरिया में रहने वाली जनसंख्या जापानीज नहीं होती है, इसीलिए शिरो को इन लोगों पर एक्सपेरिमेंट करने की परमिशन मिल जाती है और आर्मी एपिडेमिक प्रिवेंशन रिसर्च लेबोरेटरी का गठन होता है, जिसे यूनिट 731 का नाम दिया जाता है। वैसे तो इस लेबोरेटरी का स्थापना जापानी सोल्जर को बीमारियों से बचाने के लिए होता है, लेकिन इसके आड़ में ही इनका मकसद बायोलॉजिकल वीपन का डेवलपमेंट और टेस्टिंग करना होता है। और इसके बाद शिरो जो एक्सपेरिमेंट करता है उसके बारे में सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। आप ये सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि आखिर एक इंसान एक साथ इतनी हैवानियत कैसे कर सकता है। वैसे तो यूनिट 731 में जिन लोगों पे एक्सपेरिमेंट किया जाता था वह ज्यादातर कैदी होते थे, लेकिन कई लोग को रोजगार, मेडिकल केयर और दूसरे प्रॉफिटेबल वर्क के नाम पर मिसलीड करके उन्हें इस फैसिलिटी में लाया जाता था और उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाता था। और तो और कुछ केसेस में लोगों को डरा धमका कर भी इस फैसिलिटी में लाया जाता था। वुडन लॉक्स। यूनिट 731 के जो पहरेदार थे वो मारुतास वर्ड यूज किया करते थे। दरअसल मारुतास का मीनिंग होता है वुडन लॉक्स। दरअसल ये लोग मारुता वर्ड प्रिजनर्स के लिए यूज किया करते थे जिनके ऊपर एक्सपेरिमेंट होता था। दरअसल ये इनडायरेक्टली ये बोलना चाहते थे कि कितने मारुतास गिरे, यानी कि कितने वुडन लॉक्स गिरे, यानी कि कितने लोग मारे गए इस एक्सपेरिमेंट में। न्यूयॉर्क टाइम पे पब्लिश हुई एक रियल इंसिडेंट के बारे में आपको बताता हूँ। दरअसल यूनिट 731 में एक बार एक रशियन माँ बेटी को एक मोटे ग्लास के
गैस चैम्बर में डालकर उनके ऊपर जहरीली गैस छोड़ दिया गया था। और ऐसे वक्त पर डॉक्टर इस ग्लास चैम्बर से बाहर होकर टाइम देख रहा था कि आखिर इस गैस का असर माँ बेटी पर कब तक होता है और इनकी मौत कब तक होती है। इसके अलावा एक इंसिडेंस में यह भी बताया है कि एक बार एक वेस्टर्न आदमी को जिंदा 2 टुकड़ों में काट दिया गया था और उसे 6 फीट ऊंचा ग्लास जार में फॉर्मेल्डिहाइड के साथ प्रिजर्व कर दिया गया था, और वो भी बस यह देखने के लिए कि आखिर ऐसा करने का एक इंसान के शरीर पर क्या बदलाव देखने को मिलता है। पैथोजन टेस्टिंग ऑन लिविंग ह्यूमन। इंसानों को जिंदा कद करने और गैस चैम्बर में जहरीले गैस में रखने के अलावा भी यूनिट 731 में काफी सारे और भी खतरनाक एक्सपेरिमेंट किए जाते थे। जैसे कि इस एक्सपेरिमेंट में डॉक्टर सीरोइसी के अंदर पैथोजेंस जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया, फंगस से इंसानों को इन्फेक्ट किया जाता था और उस इन्फेक्शन को फैलने दिया जाता था, और फिर उन्हीं इन्फेक्टेड पार्ट को जिंदा ही कट करके उसे उन पर स्टडी किया जाता था। कुछ रिपोर्ट तो यह तक कहती है कि इस एक्सपेरिमेंट में चूहे, जो कि बिबोनिक प्लेग जैसे बीमारियों का कारण होते हैं, उन्हें प्रिजनर्स के बीच जानबूझकर छोड़ दिया जाता था ताकि वो इस प्लेग से इन्फेक्ट हो जाएं। इसके अलावा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज को स्टडी करने के लिए यूनिट 731 में जबरदस्ती मेल और फीमेल प्रिजनर्स को इंटरमेट किया जाता था ताकि वो प्रेग्नेंट हो जाए, और फिर उनके ऊपर उनको कट करके इस डिजीज का अलग अलग स्टेज पर उनको स्टडी करते थे। और तो और जो न्यू बॉर्न बेबीज होते थे उनको भी वो इस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बना देते थे। विविसेक्शन, यह पूरे यूनिट का सबसे भयानक एक्सपेरिमेंट हुआ करता था, जिसमें प्रिजनर्स को जिंदा चीर-फाड़ कर दिया जाता था, वो भी बिना एनेस्थेसिया दिए। न्यूयॉर्क टाइम को यूनिट 731 के एक फॉर्मर मेंबर द्वारा दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने खुलासा किया, जब वो प्रिजनर्स को कट करते थे तो वो काफी चीखा चिल्लाया करते थे, लेकिन उसके बावजूद उन पर कोई रहम नहीं किया जाता था। इस विविसेक्शन का मुख्य मकसद प्रिजनर्स को इंटरनल ऑर्गन में पैथोजन की स्प्रेड होने का प्रोसेस को स्टडी करना होता था, ताकि वो इसे प्लेग बम बना सके और जरूरत पड़ने पर इसे अपने दुश्मनों के खिलाफ इस्तेमाल कर सके। इस एक्सपेरिमेंट में प्लेग के अलावा एंथ्रेक्स, क्लोरिया जैसे बीमारियों से भी प्रिजनर्स को इन्फेक्ट किया जाता था। फ्रोस्ट बाइट टेस्टिंग, जैसे कि आपको नाम से पता चल गया होगा, इस एक्सपेरिमेंट में जापानी प्रिजनर्स को एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन में घंटों छोड़ दिया करते थे, वो भी बस यह जानने के लिए कि आखिर इस ठंड का एक इंसान के शरीर पर क्या असर पड़ता है। यह पूरे एक्सपेरिमेंट इतना क्रूएल तरीके से किया जाता था कि डॉक्टर को इस एक्सपेरिमेंट का प्रिजनर्स के शरीर पे इफेक्ट पता चले ना चले, लेकिन प्रिजनर्स की मौत होनी ही थी। फील्ड ट्रायल्स, अब क्योंकि यूनिट 731 में उनका एक्सपेरिमेंट काफी जोरों शोरों से चल रहा था, इसीलिए इन्हें बायोलॉजिकल वेपन बनाने का कामयाबी भी मिल चुकी थी, और इस कामयाबी का परीक्षण करने के लिए उन्होंने इस फील्ड ट्रायल करने का भी प्लान किया, और इसके लिए उन्होंने चाइनीज सिटीजन और टाउन्स को चुना। सबसे पहले इन शहरों और गाँव पर प्लेग बम गिराया गया, और उसके बाद यह ऑब्जर्व किया जाने लगा कि आखिर यह कितना इफेक्टिव है, यानी कि इससे एक बार में कितने लोग मारे जा सकते हैं। हालांकि इसको लेकर कोई क्लियर रिपोर्ट नहीं है कि इस दौरान कितने चाइनीज की एक आउटब्रेक में मौत हुई थी, लेकिन कुछ रिपोर्ट यह आंकड़ा 3000 के आसपास बताती है। वहीं चाइनीज सिटीजन तो यह संख्या इससे भी कई गुना ज्यादा क्लेम करते हैं, क्योंकि फील्ड ट्रायल के वक्त उन गाँव और शहरों में कई सारे आउटब्रेक देखने को मिले थे। इसके अलावा फील्ड ट्रायल्स में अक्सर प्रिजनर्स को भी टेस्ट ग्राउंड पर ले जाया जाता था, जिसे वो अंडा कहकर बुलाते थे। इस अंडा या टेस्ट ग्राउंड पर प्रिजनर्स को खड़ा करके उन पर बॉम्बार्ड किया जाता था, और कभी कभी तो उन गांव में सीधा पैथोजेंस की स्प्रे कर दिया जाता था, ताकि हवा के माध्यम से यह उनके वातावरण में पूरी तरह फैल जाए और उन्हें इन्फेक्ट करने लगे। और साल 1942 में यूनिट 731 ने तो हवा छोड़िए पानी को भी नहीं छोड़ा। उन्होंने जानबूझकर जीगैंग प्रोविंस के पानी में क्लोरिया और टाइफाइड कल्चर से इन्फेक्ट कर दिया। लेकिन जब ये आउटब्रेक हुआ और इनमें 1700 से ज्यादा जापानी सोल्जर भी मारे गए, तो उन्होंने ये करना बंद कर दिया। इस पूरे फील्ड ट्रायल में तकरीबन 2 लाख से 4 लाख लोगों की मौत हुई थी, और ना जाने कितने लोग ट्रोमा में चले गए थे। वैसे अगर आप ये सोच रहे हैं कि जापान आखिर ये प्लेग बॉम्ब या बायोलॉजिकल वेपन एग्जैक्टली किस मकसद से तैयार कर रहा था, तो मैं आपको बता दूं, इस वक्त तक पूरे दुनिया में दूसरे वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो चुकी थी। इसमें जापान अमेरिका पर बायोलॉजिकल वेपन से हमला करना चाहता था, और इसीलिए वह यह प्लेग बॉम्ब बना रहा था। उनका अल्टीमेट गोल यूएसए में एक एपिडेमिक की शुरुआत करना था, जिसके लिए उन्होंने अमेरिका पर प्लेग बॉम्ब से हमला
करने का प्लान बनाया था और तो और उन्होंने एक शहर का चुनाव भी कर लिया था। लेकिन फिर ऐसा हुआ जिसने यूनिट 731 का अस्तित्व तो मिटा ही दिया, साथ ही जापान को भी घुटनों के बल लाकर रख दिया। दरअसल बायोलॉजिकल वेपन के बनाने के बाद सीरो बार बार इंपीरियल आर्मी ऑफ जापान से इसे इस्तेमाल करने पर जोर देने लगता है, जिसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 के लास्ट टाइम पर जापान इसे यूएसए के सैन डिएगो शहर पर गिराने का प्लान बनाता है। लेकिन इससे पहले वो ऐसा कर पाते, यूएसए जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम हमला कर देता है और जापान को इस वर्ल्ड वॉर से सरेंडर करना पड़ता है। हालांकि वॉर हारने के बाद यूनिट 731 का सबूत मिटाने के लिए उन्होंने पूरे एरिया को आग लगा दिया और पूरे एरिया को डिस्ट्रॉय करने की पूरी कोशिश की, लेकिन कुछ सबूत तो छूट ही गए और धीरे धीरे इनके एक्सपेरिमेंट के बारे में पूरी दुनिया को पता चल गया। इतना कुछ होने के बाद अमेरिका ने सीरो और उसके साथियों को पकड़ के जेल में डालने के बजाय इस एक्सपेरिमेंट के सारे रिजल्ट के डेटा के एक्सचेंज में इन्हें माफ कर देती है और उन्हें जुडिशियल ट्रायल से भी बचा लेती है। इसके साथ साथ यूएसए सीरो इसी को सारे डेटा के लिए 2.5 लाख योन भी ऑफर करता है और कुछ रिपोर्ट के अनुसार तो अमेरिका कोरिया में वॉर के वक्त सीरो इसी को बायोलॉजिकल वॉरफेयर के लिए हायर भी करता है। वही कुछ रिपोर्ट में यह बताया जाता है कि कोरिया से वॉर के बाद सीरो जापान वापस जाता है तो वहाँ उसे एक वॉर हीरो की तरह ट्रीट किया जाता है और बाद में उसे जापान के मेडिकल एसोसिएशन और ओलंपिक कमेटी का भी एक हेड बना दिया जाता है। तो खैर ये थी जापान की सबसे क्रूएल एक्सपेरिमेंट की लिस्ट, जो कि मुझे लगता है रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट से भी काफी खतरनाक थी। हालांकि रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट का कोई ठोस प्रूफ नहीं है हमारे पास, लेकिन इस यूनिट 731 का प्रूफ है हमारे पास। यह सचमुच में किया गया था। बाकी आप हमें बता सकते हो कि आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहेंगे और आपके क्या विचार है इस एक्सपेरिमेंट को लेकर, नीचे जरूर कमेंट करना।